हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। जैसा कि नाम से ही आपको विदित है, केंद्रीकरण में सत्ता की सारी शक्तियाँ, निर्णय लेने की सारी शक्तियाँ जहाँ एक जगह केंद्रित हो जाती हैं वो केंद्रीकरण कहलाता है। और निर्णय लेने की जो सत्ता की शक्तियाँ हैं, जो निर्णय लेने की शक्तियाँ हैं, वो कई हाथों में बढ़ जाए वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो हम देखते हैं केंद्रीकरण का अर्थ है संगठन में जब नीति निर्माण, निर्धारण और निर्णय लेने की शक्ति एक स्थान पर प्राय संगठन के सर्वोच्च शिखर पर निहित होती है तो उस स्थिति को केंद्रीकरण की अवस्था की संज्ञा दी जाती है। प्रबंध और प्रशासन का लगभग पूर्ण दायित्व सर्वोच्च अधिकारियों के हाथ में होने पर ही उसे केंद्रीकरण कहा जाता है। दूसरी तरफ विकेंद्रीकरण का अर्थ किसी संगठन में जब निर्णय लेने की शक्तियाँ एक स्थान के बजाय अनेक स्थानों पर निहित होती है तो उस अवस्था को विकेंद्रीकरण की संज्ञा दी जाती है। ऐसे संगठन में अधिकाधिक प्रत्यायोजन किया जाता है। ऐसी अवस्था में प्रशासन और प्रबंध का संपूर्ण दायित्व एक व्यक्ति में निहित न होकर अधिक व्यक्तियों के हाथों में होता है। विकेंद्रित अवस्था में नीचे के स्तर पर ही अधिकांश निर्णय ले लिए जाते हैं। केवल अति महत्व के कुछ विषयों में ही सर्वोच्च स्तर पर निर्णय की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं केंद्रीकरण के लाभ। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत नेतृत्व सुविधाजनक बनाना। संगठन की सफलता बहुत सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि उच्च अधिकारी किस सीमा तक नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से प्रदान कर पाता है। केंद्रीकृत व्यवस्था में व्यक्तिगत निर्णय आसान ही हो जाता है, जो कि संगठन की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। विलियम आर विसेंट ने कहा था कि एकाकी व्यक्ति का निर्णय विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह व्यक्ति इतना बड़ा हो कि प्रत्येक कार्य की व्यवस्था कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाओं में एकरूपता। भिन्न भिन्न अधिकारियों द्वारा अलग अलग प्रकार से अपने अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संगठन की क्रियाओं में एकरूपता लाना असंभव होता है। केंद्रीय व्यवस्था में एक ही अधिकारी के पास निर्णय के अधिकार होने से संगठन की समस्त क्रियाओं में एकरूपता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है संकट का सुगमता से सामना। प्रत्येक संगठन को अच्छी या खराब परिस्थितियों का सामना करना होता है। अच्छे और शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है। इन अवसरों पर तो संकटकालीन परिस्थितियों में सुगमता से सामना करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। केंद्रीकृत व्यवस्था में निर्णय लेने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होने से संकट का सामना करना आसान हो जाता है और अच्छे अवसरों का भी अधिकतम लाभ उठाने में सहायता मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकरण को बढ़ावा। संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है कि प्रशासनिक क्रियाओं का पूर्ण रूप से एकीकरण हो। कुशल प्रशासन की स्थापना के लिए एकीकृत व्यवस्था श्रेष्ठ मानी जाती है। अब इसकी कमियां देखते हैं। केंद्रीकरण व्यवस्था की कमियां यानी कि इस व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर अनावश्यक रूप से कागजी कार्रवाई को बढ़ावा मिलता है। ऐसी स्थिति में कार्य में विलंब होना स्वाभाविक है। प्रत्येक छोटे और बड़े विषय पर सर्वोच्च स्थान पर निर्णय की शक्ति केंद्रित हो जाने से उच्च अधिकारियों का कार्यभार आशा से अधिक बढ़ जाता है। इसी विलंब तो होता ही है, साथ ही साथ गंभीर विषयों पर श्रेष्ठ निर्णय भी नहीं हो पाता। केंद्रीय व्यवस्था में युवा अधिकारियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के समुचित अवसर नहीं मिल पाते। युवाओं में स्फूर्ति, लगन और पहल की भावना स्नेह समाप्त होने लगती है। युवा प्रशासक कार्य के प्रति विमुख होने लगते हैं और आगे चलकर उनमें संघर्ष की भावना जागृत होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय व्यवस्था में नियंत्रण का शिथिल होना एक स्वाभाविक सी बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऐसी व्यवस्था में सामान्य कार्मिकों से प्रेरणा का प्राय अभाव पाया जाता है। संपूर्ण प्रशासन में एक प्रकार का निरस्ता नजर आती है और मनोबल गिर जाता है। और लास्ट में इसकी कमियों में देखें तो शीर्ष प्रशासन और मध्य एवं निम्न स्तर के बीच प्राय संघर्ष का वातावरण बना रहता है। अब हम देखते हैं
विकेंद्रीकरण के लाभ। उच्च अधिकारियों के, सबसे पहला पॉइंट है उच्च अधिकारियों की भार में कमी। विकेंद्रित व्यवस्था उच्च अधिकारियों को छोटे छोटे कार्यों से मुक्त रखती है, उससे उनका कार्यभार कम हो जाता है। परिणामतः गंभीर मसलों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का उन्हें अवसर मिलता रहेगा। युवाओं को प्रेरणा। संगठन में युवाओं को विकेंद्रीकृत व्यवस्था कुछ कर दिखाने का अवसर देती है। उन्हें निर्णय लेने के अनेक अवसर मिलते हैं। इससे उन्हें कार्य में रुचि जागृत होती है, उत्साह और प्रेरणा का संचार होता है। विविधीकरण का लाभ। संगठन में अलग अलग प्रकृति के कार्यों के लिए अलग अलग उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करके उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। इस कारण विकेंद्रीकृत व्यवस्था में संगठन के विविधीकरण का लाभ प्राय मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा में मनोबल में वृद्धि। इस व्यवस्था में साधारण कर्मचारी को भी निर्णय लेने में अनेक अवसर मिलते हैं। सामान्य कार्मिक उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करने वाला यंत्र न होकर सक्रिय मानव के रूप में कार्य करता है। सभी को संगठन में अपनी अधिकतम कुशलता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। कर्मचारियों को इससे प्रेरणा मिलती है और उनका मनोबल ऊंचा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है योग्य प्रशासकों की प्राप्ति का स्रोत। इस व्यवस्था में संगठन में अनेक लोगों को प्रशासन में हिस्सा लेने के अवसर मिलते हैं और निर्णय में अहम भूमिका। ये व्यवस्था प्रशिक्षण का काम करती है और धीरे धीरे योग्य प्रशासकों को उपलब्धि का अच्छा स्रोत बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट निर्णय आसान। क्रिया के समीप कर्मचारियों और अधिकारियों का निर्णय लेने का अधिकार होता है। ऐसे में अच्छे निर्णय बिना विलंब किए लिए जा सकते हैं। प्रशासन में गति बनी रहती है। और लास्ट का है विविध लाभ। संदेश वाहन का कार्य सुगम हो जाता है। प्रभावी नियंत्रण में सहायता, शीघ्र कार्य निष्पादन, उद्देश्य प्रशासन व प्रबंधन को अपनाया जा सकता है। कार्मिकों के मध्य अनौपचारिक संबंधों का विकास, समन्वय, सुगम श्रेष्ठ निर्णय, नवीन सुझावों, विचारों और पद्धतियों का समावेश, प्रभावी पर्यवेक्षण। और लास्ट में हम देखते हैं विकेंद्रीकरण के दोष। किसी भी प्रशासनिक संगठन में पूर्ण विकेंद्रीकरण कभी संभव ही नहीं होता। दूसरा पॉइंट है प्रशासन के कुछ विशिष्ट विषयों जैसे लेखांकन, सांख्यिकी आदि में विकेंद्रीकरण या तो लागू ही नहीं किया जा सकता अथवा उसे लागू करने में अत्यंत कठिनाई आती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक विकेंद्रित संगठन में उचित समन्वय के अभाव में निर्णयों, कार्यविधियों, व्यवहारों आदि में भिन्नता बनी रहती है, जो कि संगठन के स्वस्थ विकास में बाधक होती है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में संगठन के विशेषज्ञों और योग्य कार्मिकों की दोहरी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिस कारण प्रशासनिक व्यय में वृद्धि होती है। अनेक अवसरों पर प्रशासन में विकेंद्रीकरण के कारण संगठन की नीतियों में भिन्नता आ जाती है, जो कि संगठन के भविष्य के लिए अहितकारी होती है। इसके कारण उच्च स्तरीय प्रशासकों के अधिकारों और सत्ता में कटौती करनी पड़ती है। इसका वे लोग विरोध करते रहते हैं। दूसरे, ऐसा किए जाने के कारण उच्च अधिकारियों की क्षमता का समुचित सदुपयोग भी नहीं हो पाता। इस व्यवस्था में संकट की स्थितियों से मुकाबला करने में कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट प्रशासनिक और प्रबंधन की एकरूपता समाप्त हो जाती है। विकेंद्रीकृत इकाइयों और प्रबंध में साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति घर कर लेती है, जो संगठन के लिए घातक सिद्ध होती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों में लगभग समान गुण और दोष विद्यमान है। अधिकांश विद्वानों दोनों के मध्य समझौता चाहते हैं। दोनों के मध्य संतुलन का एक रास्ता ये सुझाया जाता है कि नीति निर्माण का कार्य केंद्रित हो और उसके प्रशासन को विकेंद्रित किया जाए तो उपयुक्त रहेगा। नीति निर्माण के क्रियान्वयन के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी फैसले ले जाएं। केंद्रीय स्तर के अधिकारियों को ये जांच करने का अधिकार अवश्य हो कि उनके द्वारा निर्धारित नीति भली प्रकार से क्रियान्वित हो रही है या नहीं। धन्यवाद।